नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग स्मृति संस्मरण पढ़ रहे हैं, जिसके पढ़ चुके हैं, जिसके लेखक श्री राम शर्मा हैं। पिछली कक्षा में हम लोग 4 प्रश्न पर चर्चा किए थे। शेष प्रश्नों पर चर्चा आज करेंगे और इस तरह से यह पाठ पूरा हो जाएगा। अब 5वां जो प्रश्न है वह है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, इसमें पूरी घटना का वर्णन करना है। लेखक कैसे कुआं में घुसा और फिर चिट्ठियों को लेकर बाहर आया। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे। लेखक चिट्ठियों को निकालने के लिए सबसे पहले उसके पास जितनी धोतियां थी वो सबको बांधता है, एक रस्सी की तरह बनाता है। उसके अंतिम छोर पर डंडा को बांधता है, बबूल का डंडा जो उसके पास थी, बांधता है। फिर डंडे को धरातल तक पहुंचाकर धोती को पाट से बांध देता, जो कुएं के बीचों बीच रखी हुई थी उसके बीच से बांध देता है। फिर एक और डंडा था, उसमें बांधकर छोटे भाई को थमा देता है कि वैसे जोर से पकड़े रहे, क्योंकि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। लेखक कोई भी जोखिम नहीं लेना चाह रहा था। उसके बाद वह धोती के सहारे, डंडा तो नीचे बंधा हुआ था जो कुएं के धरातल तक था, बबूल का डंडा, धीरे धीरे वह धोती के सहारे कुएं में उतरता है। और थोड़ी दूर उतरने के बाद जब 4-5 गज ऊपर रहा होगा कुएं से, तब वह झांक कर कुएं के धरातल को देखना चाहता है, चिट्ठियों को, सांप को देखना चाहता है। यानी वह वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करता है। जब वह नीचे देखता है तो देखता है कि सांप तो भयंकर मुद्रा धारण किए हुए था। पूंछ और उसके पूंछ के पास का भाग जमीन पर था और शेष भाग, पूंछ के ऊपर का भाग और फन हवा में लहरा रहा था। वह थोड़ा और नीचे उतरता है और फिर प्रयास करता है। नीचे उतरने के क्रम में वह पैर जो कुएं की दीवार से टिकाता है तो कुछ मिट्टी झड़ती है और सांप उस पर वार करता है। यह देखकर उसे एक योजना, एक सूझती है कि वह कैसे धरातल पर, कुएं के धरातल पर उतरेगा। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरता है और साहस करके, डर उसे नहीं लग रहा था, साहस करके वह डंडे के सहारे धरातल पर उतर आता है कुएं के अंदर। जब वह उतरने से पहले वह एक बार सोचता है कि सांप को मारेगा कैसे। वह जब सोचने लगता है तो ऊपर से हवा में रहकर, यानी धोती से टंगे रहकर, सांप को तो वह मार नहीं सकता था क्योंकि उसका फन हवा में लहरा रहा था और उसके पास कुछ कपड़ा नहीं था जिससे वह फन को पकड़ सके कपड़ा डालकर। इसलिए वह धरातल पर उतरने का निश्चय किया। धरातल पर उतरा। उतरने के बाद उसे, जब वह अपनी योजना को कार्य रूप देने का प्रयास करता है, तब उसे पता चलता है कि वह सांप को मार नहीं सकता, क्योंकि कुएं के अंदर जगह नहीं थी डंडा चलाने की। इसलिए अपनी योजना को छोड़ देता है और चिट्ठियों को उठाने का प्रयास करता है। 2 चिट्ठियां सांप के पास थी जिसे वह डंडे से सरकाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में एक बार सांप वार करता है डंडे पर, जिससे डंडे पर 4-5 जगह विष सा तरल पदार्थ लग जाता है। दूसरी बार जब वह चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास करता है तो सांप फिर डंडे पर वार करता है और इस बार डंडे से चिपट भी जाता है, जिससे लेखक उछल जाता है कुछ मीटर ऊपर और फिर उसी गति से नीचे गिरता है। लेकिन
सांप उस पर वार नहीं करता है, सांप डंडे पर ही वार करता है। इससे उसका साहस और बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह डंडे की सहायता से सांप का ध्यान मिट्टी गिराकर दूसरी तरफ ले जाता है और डंडे से सरका सरका कर चिट्ठियों को उठा लेता है, चिट्ठियों को धोती में बांध देता है और छोटा भाई को ऊपर खींचने के लिए कह देता है। छोटा भाई चिट्ठियों को ऊपर खींच लेता है, फिर वह धोती के सहारे फिर डंडे को उठाता है सांप के पास से और धोती के सहारे धीरे धीरे करके ऊपर कुएं के बाहर आ जाता है। इस तरह से उसने चिट्ठियों को निकाला। छठा प्रश्न है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? देखो बच्चों, जब लेखक कुएं में बाएं हाथ से टोपी उतारी और दाहिने हाथ से जब वह ढेला फेंकता है तो तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। इसे देखकर वह बहुत घबरा भी जाता है, डर भी जाता है। वह चिट्ठियों को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई, वह आफत में पड़ गया, उसकी जान निकल गई और वह बहुत डर गया, जिससे उसे इन बातों का स्मरण नहीं रहा। डर, भय और घबराहट के कारण उसे कुछ स्मरण नहीं रहा। उसके इसी मनोदशा की ओर ये पंक्तियां स्पष्ट करती हैं। सातवां प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? अब शरारत 4-5 पॉइंट तो इसमें आप जरूर लिखेंगे। सबसे पहले, बच्चों को बेर, आम जैसे फल जो होते हैं, अमरूद, इस तरह के जो फल होते हैं वो चोरी छुप के तोड़कर खाने में बहुत आनंद आता है। गर्मियों में वे गर्मी में दोपहर में घर में सोना नहीं चाहते, चुपके से बाहर निकल जाते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, बच्चों की टोली बिल्कुल बानर टोली होती है। जिधर भी जाते हैं बच्चे उधम मचाते हुए, दौड़ धूप करते हुए, उधम मचाते हुए जाते हैं। चौथा पॉइंट, बच्चे हर चीज में खेल ढूंढ लेते हैं, जैसे ढेला फेंककर सांप के फुसकार पर कह कहे लगाना। ये उनके लिए खेल बन चुका था। और एक बात और लिखेंगे कि बच्चों को छोटा जो भी काम करते हैं उसमें लगता है जैसे वो बड़ा काम कर लिए। जैसे लेखक जब सांप से फुसकार मरवा लेता था तो लगता था कि वह एक बहुत बड़ा काम कर लिया। और बच्चों को डंडे जैसे तुच्छ चीज से भी बहुत लगाव होता है। और एक पॉइंट और है जो शरारत तो नहीं है लेकिन बाल सुलभ क्रियाकलाप है, बाल सुलभ मनोविज्ञान है। वह यह कि बच्चे जब मुसीबत में होते हैं तब उन्हें अपनी माँ की याद जरूर आती है। उन्हें लगता है कि इस मुसीबत में माँ उनके साथ होती और उनकी समस्या को, उनकी परेशानी को दूर करने में उनकी मदद करती, उन्हें ढाढ़स बंधाती। उसके बाद का इस पाठ में 2 आशय स्पष्ट करने के लिए हैं। 8वां प्रश्न के रूप में है आशय। 8वां और 9वां प्रश्न आशय स्पष्ट करें। 8वां प्रश्न है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं? आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसमें आशय में पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां स्मृति शीर्षक संस्मरण से ली गई हैं, जिसके लेखक श्री राम शर्मा हैं। और इसमें लेखक अपनी योजना जो बनाया था उसमें उसकी अनुभवहीनता झलकती है, इसका वर्णन है। मनुष्य
अपने अनुमान के आधार पर योजनाएं बनाता है। जो योजना अनुभव के आधार पर बनाई जाती है वे योजनाएं ज्यादा सफल होती हैं, लेकिन जो अनुमान के आधार पर बनाई जाती हैं वो उसमें सफल होने का अनुपात बहुत कम होता है। मनुष्य का अनुमान और उसकी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मिथ्या, गलत। लेखक योजना बनाया था कि कुएं में घुसकर वह सांप को मार देगा और फिर चिट्ठियों को उठाकर वापस आ जाएगा, लेकिन जब वहां जाता है तो उसकी योजना पूरी तरह से असफल हो जाती है, मिथ्या और उल्टी हो जाती है, क्योंकि कुएं के नीचे भीतर डंडा चलाने के लिए काफी जगह चाहिए, खुली जगह चाहिए, और कुएं में लाठी चलाने की जगह ही नहीं थी, डंडा चलाने की जगह ही नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि कुएं में घुसने के बाद जब सांप को मारने का समय आता है तो लेखक को अपना विचार बदलना पड़ता है। अब तब वह इस निष्कर्ष पर निकलता है कि हम जो योजना बनाते हैं, जो अनुमान के आधार पर योजना हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वह योजना हमेशा सफल ही हो। वह असफल भी हो सकती है, और असफल ही नहीं, अनुमान के विपरीत भी जा सकती है। और यही हुआ लेखक के साथ। बबूल का डंडा पर भरोसा था, डर भी नहीं लग रहा था, वह कुएं के धरातल पर उतर भी गया था, लेकिन योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी, क्योंकि डंडा चलाने के लिए कुएं के भीतर जगह का अभाव था, और उसी क्षण उसे अपनी योजना बदलनी पड़ती है। अब वह सांप को मारेगा नहीं, बल्कि सांप से किसी प्रकार के छेड़छाड़ सांप को नहीं करेगा, सिर्फ चिट्ठियों को खिसकाकर चिट्ठियों को उठाएगा और लेकर बाहर निकलेगा। इस तरह से इसका आशय लिखेंगे। और 9वां और अंतिम प्रश्न है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, पाठ के संदर्भ में आशय स्पष्ट करें। पाठ का नाम स्मृति, लेखक श्री राम शर्मा, और इसमें उस समय का वर्णन है जब लेखक ये निर्णय लेता है कि वह कुएं में घुसकर, जब लेखक भयंकर निर्णय लेता है कि वह कुएं में घुसकर सांप को मारेगा और चिट्ठियों को लेकर वापस आएगा। उसी समय की ये पंक्ति है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वह कुएं में जाएगा, सांप को मारेगा, इसका परिणाम क्या होगा इस पर उसका अधिकार नहीं है, इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसका अधिकार तो सिर्फ कर्म करने में है। कर्म क्या है? कुएं में घुसकर सांप को मारना। और उसका परिणाम क्या होगा? सांप उसे काटेगा, या उसको मौत के नींद सुला देगा, या वह सांप को मौत के नींद सुला देगा। ये तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, या उसके हाथ में नहीं है, उसके वश में नहीं है। बच्चों, ये तो पाठ में है, लेकिन थोड़ा अपने हम अगर दर्शन में जाते हैं तो गीता में भी यही कहा गया है कि मानव का अधिकार तो सिर्फ कर्म करने में है, फल उसके अधिकार में नहीं है, उसे फल पर अधिकार नहीं है। फल तो हमेशा कर्म के अधीन होता है, वह तो दूसरी शक्ति पर निर्भर है। और यहाँ लेखक के दूसरी शक्ति पर निर्भर है से कहने का तात्पर्य है कि फल ईश्वर पर निर्भर है, उसका काम सिर्फ कर्म करना है। वह कुएं में जाएगा और सांप को मारेगा, चिट्ठियों को उठाएगा। अब एक कर्म करने में इसका परिणाम जो हो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो कर्म करेगा। फल जो होगा वह अपनी जगह है, लेकिन उसका ध्येय अभी सिर्फ
कर्म करना है। फल उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वह परमात्मा के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए घुसने के बाद क्या होगा, चिट्ठियों को उठाने के क्रम में, सांप को मारने के क्रम में इसकी चिंता वह छोड़ देता है। और जो मौत से भिड़ने के लिए तैयार हो गया, अब दुनिया की कोई शक्ति से उसे डर नहीं लग रहा। इसलिए फल परिणाम दूसरी शक्ति पर छोड़कर वह निश्चिंत हो जाता है और कुएं में घुसकर सांप को मारकर चिट्ठियों को निकालने जैसा भयंकर निर्णय लेकर लेखक दुविधा की स्थिति से मुक्त हो जाता है। उसकी दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं और वह चिट्ठियों को लेकर वापस आने का निर्णय कर चुका होता है, भले मौत ही सामने क्यों न खड़ी हो। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से पाठ पूरा हुआ। आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे और इसके बाद हम अगली कक्षा में दूसरे विषय पर दूसरा पाठ या जो पोर्शन होगा सिलेबस में उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।